हेलो, वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। आज हम क्लास 10th से लेकर के आ गए हैं हमारी अर्थव्यवस्था, यानी आपका इकोनॉमिक्स भाग 2 से पहला चैप्टर लेकर के आ गए हैं क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं, अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो जाए। चलिए देखिए, आपका पहला जो है यूनिट वो क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं और अच्छे से इसी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या आता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, एक आपकी किताब के अंदर ब्राउन नाम के अर्थशास्त्री बताए हैं अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन। वो क्या बोले हैं कि अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने का एक साधन है। ठीक है, चलिए तो कुछ थ्योरी पीछे का इसका इतिहास जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, पूछता है कि मूलभूत आवश्यकता कौन कौन होता है। तो मूलभूत आवश्यकता हमारे लिए कौन कौन है, तो आप जानते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। कौन कौन है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो होता है ये इस पूरा होने के बाद का चीज़ होता है, जो भी होता है। ठीक है, सबसे पहला ज़रूरत होता है कि एक इंसान को रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए मकान मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था, यानी जीवन को कैसे व्यतीत करें, इसके लिए कहाँ से पैसा कमाए, कहाँ से पैसा लाए, आर्थिक व्यवस्था करने की सिस्टम को, व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरह का होता है, तो अर्थव्यवस्था के आधार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने आधार होते हैं, 2। एक आधार हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं और एक आधार हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला आधार क्या है, उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर कितना था, उसमें आप याद किए होंगे, तो 9th में पढ़ाया गया था कि उत्पादन के आधार पर 5 होते हैं साधन। ठीक है, खेती करने के लिए खेत होना चाहिए, श्रमिक होना चाहिए, ये सारा चीज़, सिंचाई होना चाहिए, ऐसा ऐसा आपको वहाँ पर पढ़ने को मिला था। चलिए, तो उत्पादन के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर देखते हैं, पहला आता है पूंजीवादी, या इसी को कहते हैं स्वतंत्रवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूरे वस्तु पर अधिकार किसी एक निजी व्यक्ति का हो, कोई एक व्यक्ति का हो, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन अपनाता है, तो किसके किसके पास है, तो ये अमेरिका के पास है, जापान के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिस पर सारे वस्तु का अधिकार किसी सरकार का होता है, उसका सरकार का होता है, उसको हम कहते हैं समाजवादी। क्या कहते हैं, समाजवादी। जैसे इसी को कहते हैं स्वामित्व, जो है सरकार का होता है। तो ये है कौन कौन, तो ये इसमें आता है आपका चाइना आता है, क्यूबा आता है। ठीक है, अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों का मिश्रण जो होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस आगे चलिए विकास के आधार पर देखते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो देखिए विकास के आधार पर देखते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्था और एक होता है अविकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो किसी भी राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय जब अधिक रहता है या रहन सहन अधिक रहता है, तो कहते हैं कि वो राष्ट्र जो है, वो देश जो है क्या है, विकसित है। और प्रति व्यक्ति आय कम होता है, तो वो राष्ट्र और देश क्या होता है, अविकसित होता है। चलिए देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कोई भी किसी भी देश का जो है इनकम जो है, किसी व्यक्ति का जो इनकम है अगर ज़्यादा होगा तो वो बचत करेगा तो वो पूंजी बन जाएगा, और पूंजी बन जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं निवेश कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, और उसको उससे ब्याज आने लगेगा। यानी जो है उसका मूलधन तो बचा का बचा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में ब्याज आने लगेगा। इसका मतलब क्या है, वो विकसित देश है। इसका मतलब क्या है कि वो विकसित देश है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए किसी का आय कम है, उसका मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान ही नहीं हो पाता है, तो बचत कहाँ से करेगा। जब बचत नहीं करेगा तो पूंजी कहाँ से लाएगा, इन्वेस्ट कहाँ करेगा। तो इसका मतलब वो कौन सा देश, बहुत बढ़िया, अविकसित देश। चलिए
अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर एक साल 1 या 2 पूछ लेता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपली वे में देखते हैं। तो प्राथमिक से क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में होता क्या है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान। और तृतीय क्षेत्र में केवल सेवा होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, इसके अंदर प्राथमिक में क्या आता है? कृषि आता है, जो कि उसी पर है। पशुपालन आता है, वन आता है, मछली पालन आता है, जिसको मत्स्य पालन कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो आपका उद्योग ही आता है। उद्योग होता है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और एक होता है दीर्घ उद्योग। ठीक है, और गैस आ जाता है, निर्माण आ जाता है, और बिजली आ जाता है। और तृतीय सेवा क्षेत्र को क्या 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 आता है? बैंकिंग आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है, और अन्य देखते होंगे वॉलंटियर घूमते रहते हैं, समाज सेवी, वो भी सारे अन्य इसी में आ जाते हैं। ठीक है, याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था का विकास। विकास का मतलब होता है, सिंपली समझिए, विकास मतलब होता है परिवर्तन। तो अर्थव्यवस्था का परिवर्तन और विकास जो है कैसे कैसे देखते हैं? तो बहुत तरह का हमारे पास प्रणाली है मापने का। तो कैसे देखते हैं? एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास या आर्थिक विकास को कहते हैं समावेशी विकास या सतत विकास, इसी का नाम है। मौद्रिक विकास मतलब मुद्रा का विकास। अब ये दोनों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपको पता होगा कि एक योजना आयोग आया था, ठीक है, जिसको बाद में नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। योजना नीति आयोग का गठन पूछेगा कि कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, और इसका ये जो है अप्रैल 2015 में क्या हुआ था? इसको योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया था। नीति का मतलब क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और रुक जाओ 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, हाँ, तो जैसे ही आपके बुक में एक कहानी के थ्रू समझाया गया है। क्या कहानी में है? तो एक लड़का जो है दुकान पे जाता है दुकानदार से, तो वहाँ से दुकानदार उसको सिखाता है। बहुत सारे उसके अंदर प्रणाली भी आते हैं। एक आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये 2 नंबर में पूछ लेता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो एक ऐसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु लेते हैं, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या होता है कि एक वस्तु के बदले आप पैसा देते हैं, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और ये क्या होता है? CBS क्या है? तो ये आपका अकाउंट से पैसा जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का सेवा है। ATM क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इससे क्या होता है कि आप पैसा के मतलब कि पैसा के बदले ATM के थ्रू एक कर देते हैं। फिर इसके बाद डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है। इसके बाद अब तब गूगल पे आ गया, फ़ोन पे आ गया। ठीक है, अगर देखिए आर्थिक विकास को मापने के लिए सूचकांक देखते हैं। आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मापने का बहुत सारा सूचकांक है। पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक राष्ट्र का टोटल इनकम। एक राष्ट्र का टोटल इनकम। और ये जो है अच्छा होता है, ये क्या लिखे हैं बाद में समझ में आएगा। और दूसरा मापने का तरीका क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, जितना आपका इनकम ऑफ नेशनल आय, मतलब कि टोटल इनकम ऑफ नेशन, मतलब कि एक राष्ट्र का टोटल इनकम जो है उसको ऊपर रख देते हैं और टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो एक व्यक्ति का सैलरी निकल जाता है। जैसे इसको आइए सिंपली वे में समझते हैं। चलिए देखिए, एक देश का नाम है A, दूसरा देश का नाम है B। उस देश में 5 व्यक्ति है और पाँचों व्यक्ति 1,000 रुपया कमाते हैं। तो टोटल कितना पैसा कमाया उस राष्ट्र में? 5,000। और है कितने व्यक्ति? 5। कितने व्यक्ति? 5 कट गया 1,000। यानी पर कैपिटा इनकम कितना आया? पर व्यक्ति
इनकम कितना आया, तो 1000, ठीक है। और दूसरा एक देश है जिसका नाम है बी, ठीक है, उसमें भी 5 व्यक्ति है और एक व्यक्ति 1000 कमाता है, एक व्यक्ति 300 कमाता है, एक व्यक्ति 200 कमाता है, एक व्यक्ति 500 कमाता है, एक व्यक्ति 3000 कमाता है। और इसका भी अब याद करिएगा तो पर कैपिटा आएगा 1000, पर कैपिटा आएगा 1000। अब देखिए तो इसमें क्या हुआ कि इसमें तो सब ठीक ठीक कमा रहा था, लेकिन इसमें एक व्यक्ति 2 ही से कमा रहा है। तो ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम जो है सूचकांक आर्थिक विकास का क्या अच्छा है, नहीं। तो ज़्यादा अच्छा कौन है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये लिख। चलिए दूसरा है मानव विकास रिपोर्ट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है, यूएनडीपी। चलिए देखिए इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है आपका यूएनडीपी। चलिए हाँ, और यूएनडीपी के संस्थापक कौन है, निर्देशक कौन है, तो महबूब उल हक, ठीक है। अब शिक्षा, इसमें देखिए कैसे पता चलता है कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें शिक्षा स्तर देखा जाता है, जीवन शैली देखा जाता है और जीवन स्तर देखा जाता है। जिस राष्ट्र का ये अच्छा होता है माना जाता है कि वो क्या है, डेवलप, आर्थिक विकास हुआ है। चलिए आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा देखा जाता है। ये किसी भी देश का रीढ़ होता है। रीढ़ का मतलब मेन हड्डी होता है, ये इसके माध्यम से पता चलता है। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्र में हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा है, स्कूल की सुविधा अच्छा है, तो उसका आर्थिक विकास ऐसे ही ठीक होने वाला है। अब थोड़ा सा देखते हैं बिहार का हिस्ट्री, ठीक है। बिहार क्या था, अब क्या है। बिहार पहले अच्छा था, अब जनसंख्या के कारण आ गया था। बिहार को अब बीमारू में रख दिया गया है, ठीक है। देखिए बिहार का कंडीशन बिगड़ने का मुख्य कारण है जनसंख्या में बहुत जल्दी वृद्धि, बहुत गति से वृद्धि। और क्या है, आधारभूत संरचना में कमी आ गया, ठीक है। आधारभूत संरचना में कमी के चलते बिहार जो है पिछड़ गया। क्या था, सड़क का व्यवस्था नहीं था पहले, बिजली का नहीं था, शिक्षा का नहीं था, स्वास्थ्य का नहीं था। और आज ये सब कुछ है फिर भी विकसित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए और तीसरा कारण ये था ना कि बिहार के लोग कृषि पर निर्भर करते थे, और कोसी नदी क्या करती थी कि कभी बाढ़ आ जाती थी तो कभी सुखाड़, ठीक है। तो ये पिछड़ने का कारण था। और उद्योगों में कमी, ये भी एक पिछड़ने का कारण था। और पांचवा क्या है, सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति, ठीक है। अब देखिए उत्तरी बिहार को कोसी नदी क्या कहती है, हमेशा डुबोते रहती है हर एक साल। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द ही लेकर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।